मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि मेरी शादी मेरे पसंद के इंसान से हो रही थी। मेरा पति जैसे ही कमरे में आया तो मैं खुशी से झूम उठी थी। मैं उसके करीब जाने लगी क्योंकि मैं बहुत बेताब थी। लेकिन तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम नए जमाने के पति पत्नी हैं, तो फिर नए जमाने के तरीके से ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, उसने मेरे दोनों हाथों को पीछे से पकड़कर कसकर बांध दिया। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। तो वो कहने लगा कि यही तो, जितनी तकलीफ उतना मजा। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया और उसे देखकर मेरी तो आंखें हैरत से फट गई थीं। मैंने कहा, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे पति ने एक भी नहीं सुनी और इसके बाद उसने अपनी अलमारी से जो निकाला, फिर तो मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची। मेरी आंखें तकलीफ से बाहर निकल आई थीं और मुंह से तो मैं चिल्ला ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा नाम शिवानी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है। हमारी मम्मी पापा ने हमें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, जिसके लिए उन्होंने काफी तकलीफें भी उठाई हैं। इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर हमेशा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तब समझ आया कि लड़कियां तो पराई होती हैं। उन्हें तो शादी के बाद अपने पति के घर जाना होता है। इसीलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे कभी भी मेरे माँ बाप का ख्याल रखने से ना रोके। मैंने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद शहर के एक बहुत ही अच्छे अस्पताल में मुझे जल्दी ही वहाँ नर्स की नौकरी मिल गई थी। मैं दिन रात खूब मेहनत करती थी, लेकिन मेरा भाई वो अभी तक बेरोजगार था, क्योंकि वो मेरे पिता के पैसों पर ही पल रहा था। न जाने कैसे, पर वो कब बिगड़ता चला गया, हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी संगत इतनी गलत थी कि अब उसे सुधार पाना हम में से किसी के भी बस में नहीं था। उसने ना सिर्फ नशे की लत बल्कि लड़कियों की लत भी पाल ली थी, जिसकी वजह से वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और उसे जेल भी हो चुकी थी। इस सब से मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा मेरे भाई करण की वजह से बर्बाद हो चुका था। हम उसे बहुत समझाते थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, जिस वजह से मेरे पापा बहुत टेंशन में रहने लगे और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। इस सब से मैं भी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि मुझे अपने पापा को लेकर बहुत डर लगता था कि कहीं अगर कभी उन्हें कुछ हो गया तो उनके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा। मैं कई बार अपने भाई को डांट कर भी समझाती थी कि कम से कम हम में से किसी के लिए ना सही, तुम पापा के लिए ही ये सब करना छोड़ दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसके कान पर तो कोई जूं ही नहीं रेंगती थी। अब तो उसके कारनामे इतने बढ़ चुके थे कि हमारी सारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले सभी लोग उसकी हर एक हरकत के बारे में जान चुके थे, जिससे हमारा सर शर्म से नीचे झुक चुका था। और इसीलिए अब हम लोग किसी से भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, क्योंकि जब भी हमारी किसी से मुलाकात होती थी तो लोग हम पर तानाकसी करते थे, जिसकी वजह से भी कई बार मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। इसीलिए हमने धीरे धीरे समाज से कटना शुरू कर दिया था। इधर समय बीतता रहा और अब तो मेरा भाई अपने बिगड़े हुए दोस्तों को घर भी लाने लगा था, जिस वजह से मेरे भाई और पापा का झगड़ा बहुत बढ़ने लगा। पापा ने भाई को कई बार समझाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे घर में जवान बहन है और तुम ऐसे लोगों को घर लाकर बिठा रहे हो। किसकी कैसी नजर है क्या पता, और फिर जैसे तुम खुद हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त होंगे। जैसे तुम दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हो, तो क्या कोई तुम्हारी बहन को छोड़ देगा। लेकिन तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं है कि ऐसे लोगों को अपने घर से दूर रखो। मेरा भाई कहता कि मेरे दोस्तों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे। पापा ने कहा कि अपनी ये बकवास मेरे सामने मत करो और आज के बाद अपने किसी भी दोस्त को हमारे घर लेकर मत आना। ये सब देखकर मेरे पापा बहुत परेशान हो गए और अब उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपने कुछ जान पहचान वालों से मेरे लिए रिश्ते की बात की
लेकिन कोई भी हमारे घर से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, क्योंकि सभी को मेरे भाई की हरकतों के बारे में पता था और सबका कहना था कि अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे तो हमारी तो समाज में बहुत बदनामी होगी। हर कोई हमें ताने मारेगा कि तुम्हारी बहू का भाई तो एक नंबर का आवारा और गिरा हुआ इंसान है, इसीलिए ऐसे घर में हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। पहले तो कुछ ही लोगों ने हमारे घर से रिश्ता जोड़ने से इनकार किया और फिर तो धीरे धीरे पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे भाई की वजह से मेरी कहीं भी शादी हो ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से पापा की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हम सबका बहुत बुरा हाल था और उस वक्त भी मेरा भाई नशे में कहीं धुत पड़ा था। वो जब 4 दिन के बाद घर लौटा तब उसे पता चला कि पापा की ऐसी हालत है। वो इतना बेशर्म हो चुका था कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरी माँ भी अब पापा की टेंशन ले लेकर बीमार रहने लगी थी। जिस वक्त पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं उनके पास जब उनसे मिलने के लिए गई तो वो मेरी तरफ आंसू भरी निगाहों से देखकर कहने लगे, अब मेरी बस यही आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर मैं बिना तेरी शादी देखे हुए मर गया तो मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना मेरे नसीब में ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कपूत को जन्मा है कि उसने हमें बर्बाद करके रख दिया है। पापा की इस बात ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं देख सकती थी, लेकिन आखिर में मैं इसमें कर क्या सकती थी, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आता। इसी बीच मेरी एक फ्रेंड ने मुझे शादी वाली साइट के बारे में बताया। मुझे उसका ये आइडिया बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने उस पर अपनी आईडी बना ली। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम राघव था। वो दूसरे शहर में रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की थी, लेकिन जब उसकी जॉब लग गई तो अब वो अकेले रूम लेकर रहता है, क्योंकि उसके चाचा चाची भी अब अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए हैं। धीरे धीरे मेरी राघव से काफी बातें होने लगी। वो मुझे बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि हमारी पसंद नापसंद भी बहुत मिलती थी। दूसरी तरफ मैंने ये भी सोचा कि राघव क्योंकि अकेला है तो शायद वो मुझे मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने से बहुत ज्यादा रोक टोक ना करे, इसीलिए मुझे राघव से बेहतर अपने लिए और कोई भी नहीं लगा। कुछ महीनों तक बातचीत करने के बाद राघव ने मुझसे कहा कि वो मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहता है, क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी इस बात से मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने तुरंत ही उसे अपने घर का एड्रेस दे दिया और इधर अपने मम्मी पापा को मैंने इस बारे में बता दिया। पहले तो मम्मी पापा राघव को लेकर बहुत डाउट में थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि ना जाने कौन लड़का होगा, कैसा होगा। लेकिन जब राघव उनसे मिलने के लिए आया तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वाकई राघव के बात करने का तरीका सब कुछ इतना बेहतर था कि मम्मी पापा उससे इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सके। और इसीलिए पापा ने तुरंत ही राघव को शगुन देकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया। पंडित जी से बात करके कुछ ही दिन में हमारी सगाई की डेट फिक्स हो गई थी और फिर हमारी सगाई हो गई और शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली। मैं बहुत खुश थी और मेरे पापा भी अब पहले से काफी बेहतर रहने लगे थे, क्योंकि उनके सर पर मेरी शादी की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो हल्की हो चुकी थी। लेकिन बस अब वो सिर्फ मेरे भाई करण को लेकर ही परेशान रहते थे, क्योंकि वो अभी तक 1% भी नहीं सुधरा था। पापा ने उसे समझाया भी कि तुम्हारी बहन की अब शादी होने वाली है और तुम्हारे जीजा जी को अगर पता चलेगा कि उसकी पत्नी का भाई इस तरह के काम करता है तो सोचो हमारी उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मेरे भाई को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी दौरान राघव ने मुझे फोन करके बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसको काफी बड़ा घाटा हुआ है और इसीलिए राघव की कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, जिसमें उनका भी नाम है। नौकरी जाने की टेंशन से राघव बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें समझाया कि आप फिक्र ना करें, आपको बहुत जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं तो इधर कमा ही रही हूँ ना, कुछ दिन तो हम आराम से बिता सकते हैं। राघव ने कहा कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी की कमाई पर पलें, और सच कहूँ तो मैं अब नौकरी करना ही नहीं चाहता।
क्योंकि इन कंपनियों का कोई भरोसा नहीं। इनका जब मन करता है तब ये किसी को भी निकाल कर खड़ा कर देती हैं। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। इसीलिए मैंने अब तक अपनी जो भी कमाई जोड़ी है उससे मैं सोच रहा हूँ कि एक घर खरीद लूँ, ताकि शादी के बाद तुम्हें किराए के मकान में ना ले जाऊं। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अपने हाथों से अपना घर सजाए। राघव की इस बात से मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं भी अपना खुद का घर चाहती थी। और इसके बाद राघव ने मुझसे जो बात कही, उसे सुनकर तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई हो। राघव ने कहा कि मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप में मुझे उनकी ही छवि दिखती है और मैं हमेशा उनके आसपास ही रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे शहर में ही घर खरीद लूँ, ताकि तुम भी आराम से अपने माँ बाप से जब चाहे मिल सकती हो, और कभी भी अगर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनका ख्याल रख सकते हैं। राघव की इतनी नेक सोच देखकर मैं उन पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। मुझे उनका ये विचार बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। जब मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो वो भी बहुत खुश हो गए। वो कहने लगे, सच में बेटा, तुमने हीरे जैसा लड़का चुना है। इतना अच्छा लड़का तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं चुन पाए। कुछ ही दिन के बाद राघव मेरे शहर में आ गए और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जगह पर मकान खरीद लिया, जिसके गृह प्रवेश में हम सभी लोग गए थे। मेरे पापा मेरे लिए बहुत खुश थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने घर में विदा होकर जाए। 2 महीने कहाँ बीत गए कुछ पता नहीं चला। फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं राघव की दुल्हन बनकर विदा हो गई थी। सुहाग सेज पर बैठी मैं राघव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस दिन को लेकर मैंने बहुत सपने सजाए थे। कुछ ही देर के बाद राघव कमरे में आए तो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम तो आज सच में कयामत ढा रही हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। मैं जैसे ही उनके करीब आई और गले लगाने की कोशिश की तो उन्होंने अचानक से मुझे दूर कर दिया। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। फिर मैंने ही पहल की, जिस पर राघव ने मुझे अचानक रोक दिया और कहने लगे, शिवानी, ये सारे तरीके तो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। हम तो नए जमाने के पति पत्नी हैं, तो इसीलिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही रोमांचक हो। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी कि भला वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्होंने अचानक से मेरा हाथ कसकर पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा भी कि राघव, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राघव कहने लगे कि यही तो तुम समझती नहीं हो, जितना दर्द है उतना ही ज्यादा मजा आता है। इसीलिए जैसा जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा करती जाओ, मेरा मूड खराब बिल्कुल भी मत करना। राघव की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं भी उनका मूड खराब करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बाद वो जैसी जैसी चीजें कर रहे थे, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी, क्योंकि मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा कि राघव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप ऐसे मत करिए। राघव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक बार समझा देता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई भी इनकार नहीं। फिर राघव ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उसे देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। मेरा गला डर के मारे सूखने लगा। मैंने राघव से कहा कि आप समझने की कोशिश करिए, ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन राघव तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन पर तो एक अजीब जुनून सवार था। वो कहने लगे कि मेरा मूड बिल्कुल भी खराब मत कर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर वो उठे और अपनी अलमारी खोलकर उन्होंने जो निकाल कर मेरे सामने रखा, उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई थी। मैं तो लगभग राघव के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझ पर कुछ तो रहम खाइए। लेकिन राघव तो जैसे अजीब तरह से सनकियों के जैसे बिहेव कर रहे थे। और फिर जब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने राघव से गिड़गिड़ाकर विनती करना शुरू कर दी, जिससे राघव बहुत नाराज हो गए और मुझे झटक कर कमरे से बाहर चले गए। कहने लगे कि तुमने मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है और अब मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना। मैंने राघव को नाराज कर दिया था, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ, कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ। ना जाने उन्हें क्या हो गया था, ऐसा रूप तो मैंने उनका कभी भी नहीं देखा था। कुछ दिन तक मैंने राघव को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मुझसे मुंह फुलाकर ही बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि राघव मान जाएं।
मैंने सोचा कि मैं उनका फेवरेट खाना बनाकर तैयार करती हूँ, शायद उनकी नाराजगी मुझसे दूर हो जाए, और इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया जिससे वो खुश हो जाएं। और राघव फिर धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो मेरा और कोई भी ड्रामा नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं ये वही जानते हैं। मैंने राघव से कहा कि मैं भी आपके लिए बहुत तरस रही हूँ और आपसे दूर रह पाना अब मेरे बस की बात नहीं है। राघव कहने लगे, तो फिर तुम आज रात तैयार रहना, और देखो अब बस उस दिन की तरह मेरा मूड बिल्कुल भी खराब मत करना। राघव की इस बात ने हालांकि मुझे डरा दिया था, क्योंकि उस सब से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन सिर्फ राघव के प्यार की खातिर मैंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। शाम को मैंने अपना कमरा बहुत अच्छे से सजाया और खुद भी एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनकर तैयार हो गई। अभी मैं आईने में देखकर खुद को निहार ही रही थी कि तभी मेरा फोन बजा। मैंने भागकर फोन उठाया तो वो राघव का फोन था, लेकिन राघव ने उधर से मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और अस्पताल पहुंची। दरअसल राघव का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं जैसे ही अस्पताल के पास पहुंची तभी मुझे राघव बाहर ही मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ और डॉक्टर ने क्या कहा, तो राघव ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में काफी मोच आ गई है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे ये बेल्ट बांधने के लिए दी है। तुम फिक्र मत करो, कोई गहरी चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक मुझे इस बेल्ट को बांधना होगा और उसके बाद मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अगर मेरे राघव को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। हम दोनों घर वापस लौट आए, लेकिन आज का जो प्लान हमने बनाया था वो खराब हो गया था। राघव भी बहुत उदास थे। कहने लगे, कहाँ मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ अपनी हसीन जिंदगी की शुरुआत करूंगा, लेकिन देखो मेरी किस्मत कितनी खराब है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने राघव का मन रखने के लिए कहा कि आप परेशान मत हो, ये पल तो हम आगे भी जी लेंगे। इस वक्त आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम दोनों चुपचाप लेटकर सो गए। पर सच कहूँ, मैं अपना मन महसूस कर रह गई थी। न जाने भगवान ने हमारे बीच ये दूरियां क्यों लिख दी थी। इसी बीच मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां पर एक लड़की अपनी माँ के साथ अपना इलाज कराने के लिए आई थी। दरअसल उसकी एक आंख में कुछ खराबी आ गई थी और वो बेचारी एक पैर से लंगड़ी भी थी। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसमें अलग अलग चीजों के स्पेशलिस्ट बैठते थे। वो मुझे मेरी ही तरह किसी मिडिल क्लास लड़की की तरह लग रही थी। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया था, जिस वजह से मेरी अक्सर उससे बातचीत हो जाया करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें इस शहर में किराए पर रहने के लिए कोई कमरा मिल सकता है। मैंने कहा कि क्या आप किसी दूसरे शहर से आई हैं? तो वो कहने लगी, हाँ, हम लोग इस शहर के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन अब हमारा वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हम माँ बेटी अब इसी शहर में रहना चाहते हैं। कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे। मैंने उन आंटी से पूछा कि क्या आपके घर में कोई भी नहीं है? वो कहने लगी, मेरी सिर्फ एक बेटी ही है। पति का देहांत तो कुछ सालों पहले ही हो गया था। मैंने पूछा, और आपकी बेटी के साथ ये हादसा कैसे हुआ? वो कहने लगी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरी बेटी को तो वो अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी उनकी बेटी अंजलि ने उनकी बात को बीच में काट दिया। वो कहने लगी कि मैं दरअसल एक हादसे का शिकार हो गई थी, बस और कुछ नहीं। मुझे ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी, पर मैंने सोचा हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। आंटी ने मुझे किराए के कमरे के लिए कहा था, इसलिए मैंने अपने साथ काम करने वाले लोगों से जब पूछताछ की तो एक सही दाम पर कमरा मिल गया। वो मैंने उन्हें बता दिया था। फिर उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। मेरी अंजलि से काफी बातचीत होने लगी थी और हम सहेलियों के जैसे बन गए थे। एक शाम जब मैं घर लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति न जाने क्या अपनी अलमारी में रख रहे थे। मैंने जैसे ही उन्हें पीछे से आवाज दी, वो ऐसे घबरा गए जैसे कि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो घबरा जाता है। उन्होंने तुरंत अपनी अलमारी को बंद करके लॉक लगा दिया और चाबी को अपनी जेब में डाल दिया। मैंने उनसे कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? राघव कहने लगे कि नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा अपनी अलमारी को ताला लगाकर क्यों रखते हैं?
इस घर में सिर्फ हम दोनों पति पत्नी ही तो रहते हैं, तो आपको अपनी अलमारी में ताला लगाने की जरूरत क्या है? आप मुझे कभी भी अपनी अलमारी को हाथ भी नहीं लगाने देते। आखिर इसमें ऐसा क्या है? मेरा इतना कहना था कि राघव बहुत बुरी तरह से उखड़ गए। कहने लगे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगी हो? एक तो वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है। मैं अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे गोदाम की जरूरत है, और मैं जिस जमीन को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बहुत मुसीबतें आ रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना नया काम कैसे शुरू कर पाऊंगा, और तुम हो कि फालतू की बकवास लेकर बैठ जाती हो। मैंने राघव को परेशान देखा तो मुझे लगा कि मुझे उनसे इस सब के बारे में नहीं पूछना चाहिए। मैंने उन्हें मनाते हुए कहा कि कौन सी जमीन आप लेना चाहते हैं, बताइए, हो सकता है इसमें हम पापा से आपकी कुछ मदद करवा सकें। उन्होंने फिर जिस जगह जमीन का नाम बताया उसे सुनकर तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा, अरे वो जमीन तो हमारी ही है, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। भला अपने दामाद को वो जमीन देने में पापा कभी इनकार नहीं करेंगे। अगले दिन जब मैंने पापा से उस जमीन को लेकर बात की कि आप वो जमीन राघव को बेच दीजिए, क्योंकि वो वहां पर अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता है, इस पर पापा कहने लगे कि वो मेरा दामाद है और मैं उससे भला पैसे कैसे ले सकता हूँ। और वैसे भी करण ने मेरा पैसा बहुत बर्बाद किया है। मुझे लगता है कि वो आगे भी अब कभी नहीं सुधरने वाला, और बची कुची जमीन जायदाद भी वो सब लुटा डालेगा। इसलिए मैं वो जमीन अपने दामाद को ऐसे ही दे दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मेरे दिल में है, वो मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि अगर दामाद जी अपने नए कारोबार में करण को भी भागीदार बना ले तो बहुत अच्छा होगा। शायद जब वो कुछ काम करने लगे तो इन सारी बुरी आदतों से उसका पीछा छूट जाए। पापा के इस विचार से मैं भी सहमत थी। मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन करण ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया, और राघव को वो जमीन मुफ्त में दिए जाने पर नाराज होने लगा। कहने लगा कि वो होता कौन है मेरे हिस्से की जमीन लेने वाला। मैंने करण से कहा कि राघव तो वो जमीन खरीदना चाहते हैं, ये तो पापा उसे ऐसे ही गिफ्ट में वो जमीन दे रहे हैं, और फिर बदले में राघव तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी तो बनाएगा, वरना तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। इस बात पर करण बहुत बुरी तरह से खिसिया गया और कहने लगा कि मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग उस राघव को जमीन कैसे देते हो। करण की इस बात से मैं बहुत टेंशन में आ गई, लेकिन पापा कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, वो जमीन मेरी है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। ये होता कौन है इस बात का फैसला करने वाला। घर जाकर मैंने राघव से जब इस बारे में बात की तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे, ठीक है, मैं करण को 50% का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने पापा को ये बात बता दी। पापा ने जैसे तैसे करण को समझा बुझाकर तैयार कर लिया था, और इधर पापा ने अपनी जमीन राघव के नाम भी कर दी। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि राघव बहुत परेशान थे। मैंने जब राघव से पूछा तो कहने लगे कि मैं जो नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ उसके लिए काफी सारा सामान चाहिए, जिसकी डील करने के लिए मैं जाने वाला था। लेकिन करण ने कहा कि इस डील को करने के लिए वो जाएगा। उसने जिद पकड़ ली थी, इसलिए मजबूरन मुझे ही उसे 10 लाख रुपए देने पड़े। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा धोखेबाज है। वो तो इससे पहले अपने बाप का पैसा भी उड़ाता रहा है। इसीलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो मेरा पैसा भी उड़ा ना दे। मुझे राघव की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो सच कह रहे थे। मेरे भाई ने पहले पापा को भी कई बार झूठ बोल बोल कर लूटा था। मैंने सोचा कि मैं खुद अपने भाई को रोकूंगी और उसे कहूंगी कि इस डील को करने के लिए वो नहीं बल्कि राघव जाएंगे। यही सोचकर मैं अपने घर की तरफ निकल गई। तभी मुझे रास्ते में करण मिल गया। मैंने उसे जब रोकने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ने लगा। मुझे उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो राघव को साथ लेकर जाओ, पर उसने साफ इनकार कर दिया और मुझे धक्का दे दिया, ये कहकर कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं चुपचाप वहां से वापस लौटने लगी कि तभी अचानक मुझे करण की चीख सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो उसके पास कोई लड़की थी जिसने उसके पेट में चाकू भोंक दिया था। कई वार करने के बाद वो लड़की भाग गई। जब तक मैं करण के पास पहुंची वो इस दुनिया से जा चुका था।
करण की मौत पर हम सभी बहुत दुखी थे, लेकिन ये शायद उसके कर्मों का फल था। उसने अब तक न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और शायद उनमें से ही कोई लड़की जो करण से बदला लेना चाहती होगी, उसने करण के साथ ऐसा किया। मैं वापस अपने घर लौट आई, लेकिन अपने भाई की मौत से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखा दी थी, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ खास पता नहीं कर पा रहे थे। इधर मैंने नोटिस किया कि राघव हर वक्त मुझसे दूर दूर से रहते थे। ऐसा लगता कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और अब तो मैं उनसे जब भी कुछ पूछती तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करने लगे थे। ये सब देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरे वही राघव हैं जो मुझसे इतना प्यार करते थे। ये सब कुछ सहते सहते काफी दिन हो गए, जिस वजह से मैं बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन जब मेरी माँ ने मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछी, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हमारे रिश्ते की तो अब तक शुरुआत भी नहीं हुई है और अब तो राघव ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देते। और तो और वो मुझसे हर वक्त नाराज रहते हैं और ना जाने वो मुझसे क्या छुपाते रहते हैं। ये सब सुनकर मेरी माँ बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि ये सब तुम्हारे रिश्ते में बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहिए। मैंने सोचा कि माँ ठीक कह रही है, मुझे एक बार फिर से पहल करनी चाहिए। उस दिन मैं जब शाम को घर लौट कर आई तो राघव पहले तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। फिर अचानक से वो जल्दबाजी में कमरे में आए और कहने लगे कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, और कपड़े बदल कर वो वहां से चले गए। मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई, लेकिन तभी मेरी नजर उनके कपड़ों पर पड़ी और मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। आखिर ये कैसे मुमकिन था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे इस सच्चाई का पता लगाना ही था। इसलिए मैंने राघव की अलमारी को दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की, क्योंकि हो ना हो इन सारे सवालों का जवाब उस अलमारी में ही छुपा हुआ था। पर मैं जैसे ही अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी न जाने कहां से राघव अचानक आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मुझ पर चिल्लाने लगे और मेरे थप्पड़ भी लगा दिया। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी इस अलमारी में ऐसा क्या छुपा कर रखते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने आज के बाद उनकी अलमारी की तरफ पलट कर भी देखा तो वो मेरी जान ले लेंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। कुछ तो ऐसा था जो राघव मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन ये सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई तो अंजलि की आंख का ऑपरेशन हो चुका था, और जब उसकी पट्टी खोली गई तो उसकी आंख ठीक हो गई थी। मुझे बहुत खुशी थी कि कम से कम अब वो पहले की तरह देख सकती है। अब बस उसमें एक ही कमी थी कि उसका एक पैर नहीं था। उस दिन अंजलि बहुत खुश थी। मैंने उससे कहा कि मेरे एक डॉक्टर पहचान के हैं, मैं उनसे बात करूंगी ताकि तुम्हें एक नकली पैर लगाया जा सके और तुम फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सको। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि तुम मेरी सच्ची सहेली हो। अंजलि के इस सब इलाज में उसकी माँ के सारे गहने बिक चुके थे और इसीलिए अंजलि अब ठीक होकर जल्द से जल्द नौकरी करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी। अंजलि अपनी आंखें ठीक होने से काफी खुश थी, इसलिए मैंने उस मौके पर उससे पूछने की कोशिश की कि क्या तुम आज मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। और फिर अंजलि ने मुझे जो कुछ भी बताया था उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। आखिर ये कैसे हो सकता था, ये तो नामुमकिन के जैसा था। लेकिन ना जाने क्यों अंजलि की बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में घंटी बज चुकी थी। अब तो मेरा शक राघव पर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था और इसीलिए मैंने राघव पर नजर रखना शुरू किया। और एक दिन मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुन लिया। तब तो मेरी दुनिया ही हिल गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन राघव की चोरी पकड़ी गई तो उसने मेरा गला बहुत कसकर दबा दिया, इतनी कसकर कि मेरी आंखें टंग चुकी थी और मेरी सांस हलक में ही अटक गई। मैं बेहोश हो गई, लेकिन राघव को ऐसा लगा कि मैं मर गई हूँ और इसीलिए वो मुझे छोड़कर भाग गया। लेकिन जब कुछ घंटे के बाद मुझे होश आया तो मैं सीधा अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और मैंने जब उन्हें बताया कि अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में, तो वो लोग भी दंग रह गए थे।
क्योंकि ऐसा केस तो उन्होंने भी कभी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। मैंने उनसे कहा कि उस इंसान ने ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मेरी सहेली अंजलि के साथ भी किया है, और इससे पहले भी और भी न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होगा। और आज फिर से वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए गई है, और हमें उसे वक्त पर पकड़ना होगा। दरअसल उस दिन जब राघव जल्दबाजी में अपने कपड़े बदल कर बाहर गए थे, और मैंने उनके पहने हुए कपड़ों को जब ध्यान से देखा, तो उनके पैंट में उस जगह पर खून लगा हुआ था, और वो खून बिल्कुल वैसा था जैसा कि लड़कियों को अपने महीने के उन दिनों में आता है, जिसे देखकर मुझे राघव पर शक हुआ। और जब अंजलि ने मुझे ये कहा कि उसने शादी की साइट से एक लड़के को पसंद करके उससे शादी की थी, लेकिन वो असल में लड़का नहीं, वो तो लड़की था। उसने सिर्फ मुझसे पैसे ठगने के लिए ये सारा नाटक रचाया था, और जब मुझे उसकी हकीकत पता चल गई तो उसने ही मेरा ये हाल कर दिया था ताकि मैं पुलिस में ना जा सकूं। और उसने मुझे धमकाया भी कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वो मेरी दूसरी टांग भी खराब कर देगी और फिर मुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगी। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मैं जिस शहर में रहती थी वहाँ ये बात सब जगह फैल गई थी कि मेरी शादी एक लड़की से हुई थी, जिससे लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया और खूब बेइज्जत किया। इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ उस शहर को छोड़कर यहाँ आ गई। अंजलि की जब पूरी बात मैंने सुनी तो मेरा राघव पर शक बढ़ने लगा था, और एक दिन मैंने राघव की अलमारी की चाबी चुरा ली और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाकर जब मैंने उसकी अलमारी को खोला तो उसमें सारा सामान लड़कियों के इस्तेमाल वाला निकला, जिससे मुझे यकीन होने लगा कि मेरा पति कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसी दिन अंजलि ने मुझे अपनी शादी की तस्वीर भेजी, जिन्हें देखकर मुझ पर बिजली गिर गई थी, क्योंकि उसके साथ खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। और फिर जब मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए उसके पास गई तो मैंने उसे लड़की की आवाज में ही दूसरी तरफ किसी से बात करते हुए सुना कि आज वो अपना अगला शिकार करने जा रही है। अब वो किसी दूसरी लड़की से सगाई करेगी और उसे भी पूरी तरह से लूट लेगी। पुलिस ने जब उस धोखेबाज लड़की के साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया तब उसने अपना असली नाम रजनी बताया। रजनी ने बताया कि बचपन से ही उसकी शारीरिक संरचना बिल्कुल लड़कों के जैसी है और उसमें एक टैलेंट भी है कि वो लड़कों जैसी आवाज निकाल लेती है। इसलिए उसने अपनी बहन के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा शुरू किया। वो शादी की साइट पर लड़का बनकर अपनी आईडी बनाती है और फिर किसी ऐसे ही शिकार की तलाश करती है जो शादी करने के लिए बहुत परेशान हो और घर की कंडीशन ऐसी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी आराम से अपनी तरफ ला सके। और इस तरह से झूठी शादी करके वो लोगों को लूट लेती है और फिर भाग जाती है अपने नए शिकार को ढूंढने। अब मुझे समझ आया कि रजनी ने जब हमारी पहली रात थी तो मेरे साथ इस तरह का जुनूनी व्यवहार क्यों किया, ताकि मैं खुद ही उससे डर जाऊं और दूर भागने लगूं और उसकी असलियत कभी भी पता ना चल पाए। इसीलिए वो मुझे उसके गले भी नहीं लगने देती थी और बाद में उसने झूठा एक्सीडेंट का बहाना किया ताकि पीठ में बेल्ट बंदी होने के बहाने से कुछ महीने आराम से कट जाएं और वो हमें लूट कर भाग जाए। उसने ये जो मकान खरीदा था वो भी किराए पर था। इसके बाद रजनी ने एक और जो हकीकत बयां की, उसे सुनकर तो हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दरअसल उस रात मेरे भाई की हत्या जिस लड़की ने की थी वो और कोई नहीं, रजनी ही थी। क्योंकि रजनी कैसे भी करके करण नाम के कांटे को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि अगर मेरा भाई जिंदा रहता तो वो पापा की जमीन को रजनी के नाम पर नहीं होने देता और फिर वो उसका पार्टनर भी बनता। तो कुछ समय बाद रजनी की हकीकत खुल जाने का भी डर रहता, इसीलिए उसने मेरे भाई की जान ले ली थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पैसों के लालच में इतना नीचे भी गिर सकता है और इतना बड़ा नाटक भी कर सकता है। हम सबका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उस रजनी ने मेरे भाई को हमसे छीन लिया था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस रजनी को छोड़ूंगी नहीं और इसे इसके किए की सजा हर हाल में दिलाकर ही रहूंगी। दोस्तों, आज जमाना काफी बदल गया है। हम जीवन साथी के लिए अब सोशल प्लेटफॉर्म्स के भी प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन जो लुटेरे हैं वो भी इस सब का फायदा उठाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं।
इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर आप भी ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।